हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाले सर में। और मैं आदित्य माही फिर से लेकर आया हूं आप सबके लिए बिहार एसएससी इंटर लेवल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो हम लोग देखेंगे कि 2014 में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे थे। उसी क्वेश्चंस को लेके हम लोग थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, पूरे 150 क्वेश्चन के साथ। बिहार एसएससी आप लोग को पता है कि पूरे 150 क्वेश्चंस के होते हैं एग्ज़ाम, और उसमें हम लोग जितना अब कट ऑफ पार कर जाएं, अभी तक तो उसका कट ऑफ तो बड़ी हाई जाता है, लेकिन अभी देखते हैं इस बार कितना जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग बिना कुछ बात किए हुए फटाफट से क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि मटर का पौधा कैसा पौधा है। तो देखिए, मटर का पौधा आपका आंसर में है, उत्तर में शाकीय पौधा है। कैसा पौधा है? शाकीय। अब देखेंगे कि शाकीय पौधा होता क्या है। मटर एक फूल धारण करने वाला द्विबीजपत्री पौधा है। कैसा पौधा है? द्विबीजपत्री पौधा। अब हम लोग जानेंगे कि द्विबीजपत्री पौधा कौन कौन से होते हैं। जैसे चना हो गया, अरहर हो गया, मसूर हो गया, रहर हो गया। ठीक है, जितने भी दलहन दलहन बीज वाले दाल हैं, ठीक है, वे सभी द्विबीजपत्री पौधे होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे इसके बारे में कुछ और बातें। मटर के बारे में, इसकी जड़ में गांठें मिलती हैं। इसकी संयुक्त पत्ती के अलग कुछ पत्रक प्रदान में बदल जाते हैं। यह शाकीय पौधा है जिसका तना खोखला होता है। जो शाकीय तना होता है, शाकीय पौधा होता है जो, उसका तना क्या होता है? खोखला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में रंगपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ था। तो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े हैं, उसी उसी में है सिंधु सभ्यता के बारे में हमको पढ़ना है। तो सिंधु सभ्यता में रंगपुर जो है एक गांव है, जो गुजरात का गांव है। ठीक है, ये सुखभदार नदी, कौन नदी? सुखभदार नदी के किनारे बसा हुआ था। अब देखिए, रंगपुर गुजरात के कठियावाड़ प्रायद्वीप में सुखभदार नदी के समीप स्थित है। इस स्थल की खुदाई वर्ष 1953 से 1954 में रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी। अब नेक्स्ट चलते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है 3 नंबर। इस क्वेश्चन में 3 नंबर में कह रहा है कि किस द्वीप के द्वारा अगुलहास धारा 2 भागों में विभक्त होती है। तो इसका उत्तर है मेडागास्कर। मेडागास्कर के द्वारा क्या होता है? मेडागास्कर द्वीप के द्वारा अगुलहास धारा 2 भागों में क्या होती है? बट जाती है। मेरा चौथा क्वेश्चन है कि तीस्ता तीस्ता किसकी सहायक नदी है। तो उत्तर होगा हमारा कि ब्रह्मपुत्र। किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अब आइए तीस्ता के बारे में कुछ हम लोग बातें जान लेंगे। और तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। तीस्ता नदी जो पूर्वी हिमालय से में निकलती है और बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले सिक्किम और पश्चिम बंगाल के भारतीय राज्यों से होकर बहती है। तीस्ता नदी की लंबाई 315 किलोमीटर है। यह 12,370 वर्ग किलोमीटर भूमि में पानी पहुंचाती है। तो देखिए, तीस्ता नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी की ही सहायक नदी है। आइए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि नामेरी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो नामेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। ठीक है, तो आइए नामेरी के बारे में कुछ बातें जान लेंगे। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य के शोणितपुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, मेरा 6 नंबर क्वेश्चन है कि सरहिंद का युद्ध कब हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आते हैं एग्जाम में। सरहिंद का युद्ध, देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, तो हम बारी बारी से इन सब युद्धों को याद कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए, सरहिंद का जो युद्ध है ये 1555 ईस्वी में संपन्न हुआ था। उसी में हम लोग देवरा का युद्ध देखेंगे तो 1531 ईस्वी में लड़ा गया था। चौसा का युद्ध देखेंगे तो 1539 ईस्वी में लड़ा गया। और बिलग्राम का युद्ध हमारा 1540 में। और हमारा सरहिंद का युद्ध 1555 में।
आइए हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है कि जूरा एवं अल्पस पर्वत किसके बीच स्थित है। तो बेवेरियन प्रायद्वीप के बीच स्थित है हमारा जूरा एवं अल्पस पर्वत। बिहार एसएससी में क्वेश्चन तो कुछ टफ लग रहे हैं, लेकिन आगे देखिए, आगे बहुत आसान आसान क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अभी तो हम लोग स्टार्ट ही किए हैं। आइए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पार्कलैंड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो आंसर है कि पार्कलैंड घास के मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं। ठीक है। मेरा 9 नंबर क्वेश्चन है कि एंगस्ट्रम क्या मापता है। इसका आंसर होगा तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है, एंगस्ट्रम। ठीक है, तरंग दैर्ध्य को हम एंगस्ट्रम के द्वारा मापते हैं। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या है। तो हमारा आंसर होगा ब्यूटेन। तो आइए एलपीजी गैस के बारे में कुछ बातें जानते हैं। जैसे एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जो हम लोग यूज करते हैं खाना बनाने में, वो एलपीजी ही गैस है। ठीक है। एलपीजी में मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन गैसें होती हैं, जबकि प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन और इथेन गैस होती है, जो अपेक्षाकृत हल्की होती है। प्राकृतिक गैस में कौन कौन गैस होती है, मीथेन और इथेन होती है। और एलपीजी में कौन कौन गैस होती है, प्रोपेन और ब्यूटेन होती है। तो एलपीजी का मुख्य घटक क्या है, ब्यूटेन है। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। हम लोग जानेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितनी बार कांग्रेस के लिए अध्यक्ष चुने गए। तो आंसर है कि 2 बार। कितनी बार, 2 बार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कुछ हम लोग जानेंगे। देखिए, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट राष्ट्रपति, भारत के फर्स्ट राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति थे। बहुत महान व्यक्ति थे। बहुत उन्होंने आज़ादी में बहुत कार्य किया। और इनका जन्म हमारे सिवान जिला के एक छोटा सा गांव जीरादेई में हुआ था इनका जन्म। आइए इनके बारे में कुछ बातें हम लोग जानेंगे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 28 फरवरी 1963 ईस्वी में हो गई। भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। वे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई थी। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो हम लोग राजेंद्र बाबू के बारे में जान गए। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर कि प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कब चुने गए। ठीक है। तो प्रथम बार हमारा जवाहरलाल नेहरू जो थे, ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए 1929 में। ऐसे में तो बहुत बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन सबसे पहले 1929 में इनको कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। अब आइए जवाहरलाल नेहरू के भी बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे हम लोग जाने अभी कि राष्ट्रपति के बारे में, जो हमारे राजेंद्र बाबू के बारे में, जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे भारत के, उसी तरह यहाँ जवाहरलाल नेहरू भी हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और स्वतंत्रता के पूर्व और पश्चात की भारतीय राजनीति में केंद्रीय व्यक्तित्व थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म जो है, ये 14 नवंबर 1889, ठीक है, ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु 27 मई 1964 ईस्वी में हो गई। ठीक है। इनकी पत्नी का नाम जो था वो कमला नेहरू था। ठीक है। इनका विवाह, ये देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस आधुनिक शहर का पुराना नाम उदंतपुरी था। तो देखिए, किस किस शहर का नाम उदंतपुरी था। तो हमारा बिहार शरीफ। अभी जो इसका नाम है बिहार शरीफ है और पहले इसका नाम जो था उदंतपुरी था। हमारा पटना का पुराना नाम क्या था, पाटलिपुत्र था। राजगीर का पुराना नाम राजगिरी था। ठीक है। तो ऐसे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एनिमिलियम हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है। उत्तर है हमारा अरस्तु। ठीक है। अरस्तु हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बिहार का प्राचीनतम वर्णन किस वेद से मिलता है। हमारे बिहार के प्राचीनतम वर्णन किस वेद में किया गया है। तो हमारे बिहार का प्राचीनतम वर्णन अथर्व वेद में मिलता है। ठीक है। अब देखेंगे वेद के बारे में कुछ बातें।
वेद जो हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला ये ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो हमारा आंसर होगा नियंत्रण महालेखा परीक्षण। हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित हुआ है? तो तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु संयंत्र जो है ये रूस के सहयोग से स्थापित हुआ है। हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है कि बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? तो बंदी जीवन पुस्तक के लेखक हमारे सचिंद्रनाथ सन्याल हैं। सचिंद्रनाथ सन्याल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा गांधी अंतिम बार बिहार कब पधारे थे? महात्मा गांधी अंतिम बार बिहार कब पधारे थे? तो 1947 में। महात्मा गांधी अंतिम बार बिहार में कब आए थे? 1947 में। अब आइए महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ हम लोग जान जान ले कुछ बातें। महात्मा गांधी जो हमारे देश के राष्ट्रपिता कहलाते हैं। तो देखिए इनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद्र गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है। भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनैतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। महात्मा गांधी का जन्म जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था और इनकी हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को ये बिरला हाउस जो नई दिल्ली में है वहां पे कर दी गई। अब देखिए महात्मा गांधी के 4 बच्चे थे। पहला का नाम हरिलाल मोहनदास गांधी था, दूसरे का नाम रामदास गांधी था, तीसरे का नाम मणिलाल था और चौथे का नाम देवदास था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। पाटलिपुत्र को पाटलिपुत्रा को पलिब्रोया किसने कहा था? पाटलिपुत्रा जो है हमारा पटना, इसको पलिब्रोया किसने कहा था? तो ये इसका आंसर होगा मेगास्थनीज ने कहा था। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। वह राज्य कौन सा है जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया था? तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा बिहार में मगध। अब आइए मगध के बारे में कुछ बातें जानते हैं हम लोग। मगध की प्राचीन राजधानी राजगिरी थी। यह 5 पहाड़ियों से घिरा नगर था। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। सबसे अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र क्या है? सबसे अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र है समुद्र। ठीक है। और अगर ऑप्शन में महासागर हो तो महासागर भी हम लोग टिक कर देंगे, क्योंकि सबसे अस्थायी महासागर सब स्थिर पारिस्थितिक तंत्र हैं। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, जिसमें कह रहा है कि बिहार में सदाकत आश्रम की नींव किसने डाली? बिहार में सदाकत आश्रम की नींव किसने डाली थी? तो हमारा आंसर होगा मौलाना मजहरुल हक ने डाली थी। अब आइए इनके बारे में कुछ बातें जानते हैं। मजहर उल हक द्वारा स्थापित सदाकत आश्रम परिसर वह स्थान था जहां गांधी जी द्वारा उद्घाटन किया गया एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है, था। बिहार विद्यापीठ अपने शुरुआती चरण में स्थानांतरित किया गया था। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानते हैं कि सीली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो सीली पॉइंट जो है ये हमारा क्रिकेट से संबंधित है। आप लोग सभी लोग क्रिकेट खेलते होंगे। ठीक है। तो ये क्रिकेट से संबंधित है। कौन? सीली पॉइंट। अब देखिए क्रिकेट से संबंधित कुछ ट्रॉफी हैं, उनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। जैसे रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, ये सब क्रिकेट से रिलेटेड है। और मेरा नेक्स्ट और सबसे आखिरी क्वेश्चन है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? आसमान में जो तारे हैं ये क्यों टिमटिमाते हैं? तो इसका उत्तर होगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब आइए प्रकाश के अपवर्तन के कुछ बातें जान लेते हैं हम लोग। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है। आइए, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा हो जाता है तो दूसरे माध्यम से इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। यह अपवर्तन कहलाती है। ठीक है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? नेक्स्ट
हम लोग टॉपिक पे चर्चा करेंगे, देखेंगे आगे नेक्स्ट 150 क्वेश्चन तक हम लोग को जाना है। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अगर कि ताकि हम नेक्स्ट वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।